हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलिफाइड। इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये हमारा कोर्स चल रहा है। और अभी हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस लेसन का, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और आज जो हम पढ़ेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये पढ़ के आज हम ये इस लेसन को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको पढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता देता हूं। तो जब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रोविज़न था कि 10 साल के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के परफॉर्मेंस को, इंडिया में कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है, उसने ठीक से गवर्नेंस और ठीक से गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है कि नहीं करवाई है, इस चीज़ को इवेल्युएट करेगी। और इस चीज़ को इवेल्युएट करने के बाद फिर वो नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट कानून बनाएगी इंडिया को गवर्न करने के लिए। ठीक है। तो 1919 में वो एक्ट पास हुआ था, तो कायदे से 1929 में इसका इवेल्युएशन होना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे जो सर्कमस्टांसेस बने वो कुछ ऐसे बने कि इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल तेज हो गया। यहाँ पे जो है लोग एक अच्छे रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की मांग ज़्यादा करने लग गए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो शेड्यूल टाइम था, उससे 2 साल पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बना दिया टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एंड दैट कमीशन वाज कॉल्ड साइमन कमीशन। ठीक है। साइमन कमीशन को आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आया। और ये किस लिए आया था? टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की परफॉर्मेंस इंडिया में कैसी रही है, उसने अच्छी तरीके से गवर्नेंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है कि नहीं करवाई है, या उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसकी अच्छाइयां हैं, क्या खूबियां हैं, इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया में आया था। ये जो साइमन कमीशन था दोस्तों, इसमें 7 मेंबर्स थे, और सातों के 7 जो मेंबर थे वो सबके सब ब्रिटिशर्स थे, वो सबके सब ब्रिटिश थे। इसके जो चेयरमैन थे साइमन कमीशन के, वो थे जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पे इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। तो जब ये 1927 में इंडिया में आए, तो लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया। आप लोगों ने सुना होगा, लाला लाजपत राय ने पंजाब में काफ़ी वो किया था, विरोध किया था। फिर वहाँ पर एक इनका ब्रिटिश ऑफिशियल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल था सैंडर्स, जिसने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर भगत सिंह ने बदला लेने के लिए सैंडर्स को गोली मार दी थी। ये सब कहानी मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो। ठीक है। तो ये वही वाले साइमन कमीशन है। तो साइमन कमीशन का इंडिया में काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया गया। ठीक है। तो साइमन कमीशन का विरोध किया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक चाल चली, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चाल चली। उन्होंने क्या कहा कि इंडियन से कहा कि एक ऐसा करिए कि फिर आप लोग अपना एक खुद का कानून बनाइए, खुद का एक संविधान बनाइए, खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, और उस पर सभी जितनी भी पार्टीज हैं आपकी, वो सबके सब, कांग्रेस, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, सबके सब उस पर एग्री होके दिखाइए। अगर एक कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है जिसपे कि आपके सभी लोग एग्री हो जाते हैं, तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को आपका ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसी हिसाब से फिर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। तो उसके इस चैलेंज के आधार पे फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपी गई। ठीक है। अच्छा, फिर दोस्तों ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट, इन सब को ठीक से डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए। ठीक है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए थे, जिसमें कि केवल सेकंड वाले में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। बाकी के जो फर्स्ट और थर्ड था उसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जो भी चीज़ें डिस्कस की गई उसको एक वाइट पेपर के रूप में पब्लिश किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फॉर डिस्कशन। ठीक है। और फिर इस वाइट पेपर को सबमिट किया गया ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ
ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और फिर इस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन सब चीज़ों के आधार पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ये सब की सब सोर्सेस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ठीक है, इन सबको कंसीडर करते हुए, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रोविजंस को बनाया गया। ठीक है, कि साइमन कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें मांगी गई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिस्कस किया गया, जो वाइट पेपर पब्लिश किया गया उसमें क्या क्या चीज़ थी, और फिर फाइनली जब इन सब चीज़ों के आधार पे जो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी है उसने क्या रिपोर्ट सौंपी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसने क्या रिपोर्ट सबमिट की, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को के प्रोविजंस को बनाया गया। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। मैंने ज़्यादा हिस्ट्री का पार्ट आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते ही हैं, हम लोग यहाँ पे पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं इसके प्रोविजंस क्या क्या थे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ही डिटेल्ड लॉ थी। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉ थी। ये इतनी बड़ी लॉ थी कि अंटिल 1999, अभी 1999 तक ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास की गई सबसे बड़ा कानून था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब फिर 1999 में एक कोई एक्ट पास हुआ था जो जिसने कि इसको जो कि इससे बड़ा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अदरवाइज 1999 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द लार्जेस्ट लॉ पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड लॉ था जो कि पास हुआ था। इस लॉ में 321 तो सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है, तो हर चीज को इन्होंने बारीकी से और डिटेल से लिखा, इस लॉ में लिखा हुआ था कि ये सेंटर का लेजिस्लेचर होगा, ये सेंटर का एग्जीक्यूटिव होगा, ये प्रोविंसेस का लेजिस्लेचर होगा, ये प्रोविंसेस का एग्जीक्यूटिव होगा, किसके पास कौन से पावर्स होंगे, सारी चीजों को ढंग से इन्होंने क्या किया था, इसमें डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सबसे मेन प्रोविजन था वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई और ये कहा गया कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, और इस ऑल इंडिया फेडरेशन में एक तो प्रोविंसेस होंगे और एक प्रिंसली स्टेट्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर आया ये प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स कई एक्ट्स में बार बार आ रहा है, तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत हो, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, उस टाइम पे जो इंडिया था, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक तो था ब्रिटिश इंडिया और एक था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मतलब राजाओं का स्टेट, राजाओं का देश, और एक था ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये ब्रिटिश इंडिया, इंडिया का वो पार्ट था जो कि ब्रिटिशर्स डायरेक्ट गवर्न करते थे। इस ब्रिटिश इंडिया में कोई भी राजा नहीं होता था, बल्कि इसको ब्रिटिशर्स जो थे वो डायरेक्ट गवर्न करते थे। ठीक है, और उन्होंने इस ब्रिटिश इंडिया को प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था। जैसे 1935 में टोटल इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था। प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, 11 राज्यों में डिवाइड किया हुआ था, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे करके टोटल पंजाब, ऐसे करके इन्होंने 11 स्टेट्स में पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया हुआ था। और जो इंडिया का दूसरा पार्ट था वो राजा गवर्न करते थे, जो वहां के राजा होते थे, जिनको कि हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। प्रिंसली स्टेट्स को कौन गवर्न करता था? वहां का राजा करता था। लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये भले ही वहां का राजा गवर्न करता था, लेकिन ये ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को मानते थे। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये ऐसा था कि केवल गवर्न राजा के नाम पे हो रहा था, लेकिन जो सुप्रीमेसी थी वो किसकी थी? ब्रिटिशर्स की ही थी। ब्रिटिश के खिलाफ ये लोग अपने राज्य में, अपने स्टेट में कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से जो उस टाइम का इंडिया था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिशर्स डायरेक्टली गवर्न करते थे, प्रिंसली स्टेट्स में राजा गवर्न करता था, लेकिन सुप्रीमेसी पैरामाउंटेसी किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। तो एक तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली गवर्न करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा 1935 में कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन यानी एक तरीके का रिपब्लिक टाइप का।
एक पूरा देश बनाएंगे, ठीक है। और इस ऑल इंडिया फेडरेशन में प्रोविंसेज होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। ये जो प्रोविंसेज भी थे ये भी टू टाइप्स के थे। एक तो प्रोविंसेज ऐसे थे जहां पे गवर्नर होते थे और एक प्रोविंसेज ऐसे थे जहां पर चीफ कमिश्नर होते थे। गवर्नर वाले प्रोविंसेज वो बड़े प्रोविंसेज होते थे, इंपॉर्टेंट प्रोविंसेज होते थे। चीफ कमिश्नर वाले जो प्रोविंसेज थे ये छोटे प्रोविंसेज होते थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये उस समय ब्रिटिशर्स की निगाह में नहीं रहते थे, ठीक है। लेकिन ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया, ठीक है। ये बन क्यों नहीं पाया? क्योंकि इसके बनने की कुछ शर्तें थी। एक तो इसकी शर्त ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे, देखो ये जो प्रोविंसेस थे ये तो एग्री कर गए ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए। एग्री इसलिए कर गए क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने ये कानून बनाया था तो इसको तो एग्री होना ही था। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये था कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, इनको जो सेंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस टाइम सीट्स मिली हुई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मैंने आपको बताया था 1919 में, जो कि अब बाई कैमरलिज्म थी, मतलब उसमें 2 हाउसेस थे, ठीक है। उसके अपर हाउस में जो इनको सीट्स मिली हुई थी वो हुई थी 104 सीट्स मिली हुई थी प्रिंसली स्टेट्स को। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स की 104 सीट्स थी, ये यहाँ के राजा, जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, ये नॉमिनेट करते थे अपनी तरफ से 104 लोगों को। ये सारे के सारे राजा मिलके अपने अपने स्टेट्स के लिए 104 लोगों को। तो इसमें एक प्रोविजन ये था कि ये जो 104 एमपीज हैं प्रिंसली स्टेट्स के, इनमें से मोर देन 50% ऑफ द एमपीज शुड वोट फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि मोर देन 50% एमपीज ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने के लिए एग्री होने चाहिए, ठीक है। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने के लिए एग्री होने चाहिए, ठीक है। ये शर्तें कभी कंप्लीट हो नहीं पाई, तो इस वजह से ये ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बन नहीं पाया। यानी कि 50% ऑफ द एमपीज जो प्रिंसली स्टेट्स के थे वो कभी एग्री कर नहीं पाए, और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया उस टाइम पे जो भी थी वो एग्री कर नहीं पाई ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने के लिए। तो ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बन नहीं पाया। लेकिन इन्होंने इस एक्ट में ये प्रोविजन डाला था कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, ठीक है। अब इसका जो सेकंड मेजर प्रोविजन है वो ये है कि इन्होंने जो पावर्स थी इनको डिवाइड किया 3 लिस्ट में, ठीक है। ये तीन लिस्ट थी वो थी फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। फेडरल लिस्ट में उन आइटम्स को रखा गया जिनके के ऊपर जो सेंटर है वो लॉ बना सकता है, ठीक है। प्रोविंशियल लिस्ट में उन आइटम्स को रखा गया जिनके के ऊपर जो प्रोविंसेज हैं, जो स्टेट्स हैं, वो लॉ बना सकते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में उन आइटम्स को रखा गया जिनके के ऊपर सेंटर और प्रोविंसेस दोनों के दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ये बिल्कुल सेम ऐसा है जैसा कि आज के हमारे भारत के संविधान में भी ऐसे ही 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज और है, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीजें जो कि इन तीनों लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, कुछ ऐसी भी एरियाज थे, कुछ ऐसे भी पावर्स थी, कुछ ऐसे भी सेक्टर्स थे जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं थे, तो उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, उसको रेसिडुअल पावर कहते हैं। तो दैट रेसिडुअल पावर वाज विद वायसराय एंड गवर्नर। सेंटर में वायसराय के साथ और स्टेट में गवर्नर के साथ, ठीक है। या एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो पावर थी, रेसिडुअल पावर जो थी, वो वायसराय के पास थी, ठीक है। यानी कि जो आइटम्स इन तीनों लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं थे उनके ऊपर कौन कानून बना सकता है, वो वायसराय बना सकता है। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि जो रेसिडुअल पावर थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से किसके पास थी, तो वो किसके पास थी, वो वायसराय के पास थी, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था। ये डायरकी क्या होता है थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि जो लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट,
ठीक है। ट्रांसफर लिस्ट जो है वो लिस्ट होगी जिसको कि गवर्नर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स होंगे उनके साथ मिलके गवर्न करेगा, और ये वाले जो लिस्ट के आइटम्स होंगे इनके लिए गवर्नर और उसका जो मंत्री परिषद है, गवर्नर और जो मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो रिजर्व लिस्ट होगा उसको गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एडमिनिस्टर करेगा, और उसके लिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये जो डायरकी है ये इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इस डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है। इसके जगह पे इन्होंने कहा कि अब हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब कि जो स्टेट्स हैं वो फ्री होंगे अपने आप को गवर्न करने के लिए, जो प्रोविंसेस होंगे उनके ऊपर सेंटर का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है। और इन्होंने कहा कि अब हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि जो गवर्नर और उसके जो मंत्री हैं, गवर्नर और उसके जो मिनिस्टर्स हैं, वो सबकी सारे के सारे अपने कामों के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्रोविंस की उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है ना, उसके लिए जवाबदेह होंगे। यानी गवर्नर और उसके मंत्री से जो प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सवाल पूछ सकती है किसी भी मैटर पे, और उनको जवाब देना पड़ेगा, वो उसके लिए जवाबदेह होंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये 1937 में आया, इंट्रोड्यूस हुआ। 1937 में इलेक्शन हुआ था उस टाइम इंडिया में। ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट्स बनी थी वो सबके सब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, लेकिन ये फिर 1939 में डिसकंटिन्यू भी हो गया। ठीक है। ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, लेकिन इन्होंने डायरकी को एबॉलिश करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। अच्छा, प्रोविंसेस से तो इन्होंने डायरकी हटा दी, लेकिन इन्होंने इसमें एक क्लॉज बनाया कि अब जो सेंटर होगा उसमें हम डायरकी को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। और जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उनको हम रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स दो लिस्ट में डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये वाला प्रोविजन भी कभी भी लागू नहीं हो पाया, ये वाला प्रोविजन भी नेवर केम इनटू ऑपरेशन। ठीक। अच्छा, सेंटर में जो बाईकैमरलिज्म था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लागू हो गया था। मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पर जो है एक फेडरल असेंबली बन गई थी, और मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस बन चुके थे, बाईकैमरलिज्म सेंटर में लागू हो चुका था। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ठीक है, इसमें इन्होंने 6 प्रोविंसेस में भी बाईकैमरलिज्म को लागू कर दिया। उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया में, 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म, यानी कि वहां पर भी अपर हाउस और लोअर हाउस वाला प्रोविजन आ गया। ठीक है। अच्छा, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने चालू किया था 1909 के एक्ट से, सबसे पहले मुस्लिम को दिया, उसके बाद फिर 99 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में उसको और बढ़ा दिया 6, और यूरोपियन यूनियन सबको भी दे दिया। अब इन्होंने इसको एक डिग्री और आगे बढ़ा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि जो शेड्यूल्ड क्लासेस थी उनको, वीमेंस को और लेबर्स को, जो वर्कर्स थे उनके लिए भी सेपरेट क्लासेस का एक प्रोविजन इसमें डाल दिया। ठीक है। तो इन्होंने जो है यहां से समाज को और ज्यादा डिवाइड, सोसाइटी को और ज्यादा डिवाइड करने की कोशिश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, और इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया भारत में। ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, जो इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया था, लंदन में जो बैठता था, जिसका काम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करना, सलाह देना। ठीक है। वो एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। तो काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। ठीक। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको कुछ एडवाइजर्स दे दिए गए खाली। काउंसिल ऑफ इंडिया का काम भी एडवाइस देना ही था, लेकिन वो एक पूरी बॉडी थी, कॉर्पोरेट बॉडी थी। ठीक है। तो उसको तो एबॉलिश कर दिया गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कुछ एडवाइजर्स दे दिए गए इंडिया के मैटर में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करने के लिए। ठीक है। इन्होंने जो फ्रेंचाइज था इसको एक्सटेंड किया। फ्रेंचाइज एक्सटेंड करने का मतलब था कि जिन लोगों को वोट देने की राइट थे उनको बढ़ाया गया। तो अब ऑलमोस्ट 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैड द वोटिंग राइट्स।
ठीक है, तो अब 10% लोगों के पास वोटिंग राइट्स थे जो कि चुनाव में वोट डाल सकते थे। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें प्रोविजंस थे इंपॉर्टेंट जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, जैसे कि एक प्रोविजन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम था कि एक सेंट्रल बैंक की तरह काम करेगा, जैसा कि आज ये कर रहा है। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात तो पहली कर दी गई थी, उसी की तर्ज पे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात की गई। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर मोर देन 2 और 2 प्रोविंसेज, 2 या 2 से ज्यादा प्रोविंसेज के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंसेज के लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात इसमें की गई। इसमें एक फेडरल कोर्ट बनाने की बात की गई जिसको कि 1937 में बना भी दिया गया, जैसा कि आज का सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने देश को इसमें पार्शियली थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज भी किया। ठीक है, जैसे कि जो सिंध था, सिंध को बॉम्बे प्रोविंस से अलग करके अलग प्रोविंस बना दिया गया सिंध को। बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट करके बिहार और उड़ीसा वो बना दिया गया, अलग अलग प्रोविंसेस बना दिए गए बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट करके। इसके पहले केवल एक बिहार प्रोविंस ही था। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया गया कि बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और जो बर्मा था, जो कि इसके पहले इंडिया का ही पार्ट था, उसको इंडिया से कंप्लीटली इसमें क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये मेजर प्रोविजंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंडिया का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी प्रोविजंस थे, बहुत सारे प्रोविजंस को डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंडिया का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक इंडिया में जो शासन हुआ है, जो गवर्नेंस हुई है, जो गवर्नमेंट चली है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से ही चली है। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, उसके बाद से फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे चला है। लेकिन 26 जनवरी 1950 तक भारत में शासन किसके हिसाब से हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस को डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ। अब इसके बाद जो इसमें लास्ट एक्ट आता है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये वो कानून है जिसने कि भारत को अंग्रेजों से आजादी दी। ठीक है, तो दोस्तों इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। 40s आते आते फ्रीडम स्ट्रगल अपने पीक पे पहुंच गया, क्विट इंडिया मूवमेंट और ये सारे मूवमेंट चलने लग गए। ठीक है, अंग्रेज भी जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से थोड़े से त्रस्त हो चुके थे, उनके ऊपर थोड़ा इंटरनेशनल प्रेशर भी बनने लग गया इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का। ठीक है, तो उन्होंने फिर इस दिशा में आगे काम करना चालू किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि फरवरी 20, 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम जून 30, 1948 तक इंडिया को आजादी दे देंगे। ठीक है ना, तो इन्होंने ये कब अनाउंस किया, फरवरी 20, 1947 को। और कब तक आजादी देने की बात करी, जून 30, 1948 को। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब ये अनाउंस किया तो जो मुस्लिम लीग था उन्होंने कहा कि हम इस चीज को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एक अलग देश चाहिए। ठीक है ना, तो हमको पाकिस्तान चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे डिस्कशन हुए। फिर जो उस टाइम पे इंडिया के वायसराय थे माउंटबेटन, इन्होंने जून 3, 1947 को इंडिया का पार्टीशन का जो प्लान था वो डिक्लेयर किया और उसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही मान लिया, दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया। इसको जून 3 प्लान ऑफ माउंटबेटन कहते हैं। ठीक है, जो कि इंडिया को डिवाइड करने का प्लान था 2 पार्ट्स में, इंडिया और
पाकिस्तान, और इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और यही जो माउंटबेटन प्लान था, इसी के जो प्रोविजंस थे, यही इसी प्रोविजंस के हिसाब से ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को बनाया गया, जिसमें कि इंडिया को आज़ादी मिली। ठीक है, तो इसके प्रोविजंस क्या क्या थे ये देख लीजिए। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस था कि इट इंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसने इंडिया को कहा कि यहां पर अब ब्रिटिश रूल खत्म हो गया है। ठीक है, और इंडिया अब एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट होगा। कब से होगा, अगस्त 15 1947 से, यानी कि इन्होंने कहा 15 अगस्त 1947 से भारत आजाद हो जाएगा। ये इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अब इंडिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका जो पार्टीशन होगा वो ये 2 डोमिनियंस बन जाएंगे। कौन कौन, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री डिक्लेयर करने के लिए इन्होंने रेडक्लिफ कमीशन बनाया। ठीक, रेडक्लिफ कमीशन का काम यह था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री थी उसको डिसाइड करना कि कहां तक इंडिया होगा, कहां पाकिस्तान होगा। ठीक है, इसने जो वायसराय का ऑफिस था वो एबॉलिश कर दिया। उन्होंने कहा कि वायसराय का कोई काम नहीं है, बल्कि ये कहा कि जो ईच डोमिनियन है, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ब्रिटिश किंग एक गवर्नर जनरल को नियुक्त करेंगे, और ये जो गवर्नर जनरल होंगे ये जो कैबिनेट होगी डोमिनियंस की, जो डोमिनियन की मंत्री परिषद उस टाइम की थी, उसकी एडवाइस पे गवर्नर जनरल को दोनों डोमिनियन के लिए बनाया जाएगा। डोमिनियन मतलब कि जो दोनों नए देश बने हैं वो, उनके लिए गवर्नर जनरल होंगे, और इन गवर्नर जनरल को कौन अपॉइंट करेगा, ब्रिटिश किंग करेगा। ब्रिटिश किंग किसकी एडवाइस पे करेगा, जो डोमिनियंस की कैबिनेट होगी, जो डोमिनियन के मंत्री होंगे उनकी एडवाइस पे, और यही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा अभी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता है और ये डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि इनको कैसे अपने देश को गवर्न करना है। ठीक है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था उसको एबॉलिश कर दिया गया, और इसके सारे फंक्शन को जो वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ नेशंस थे उसके पास इसके सारे के सारे पावर्स को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। ठीक, अब इसने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी फॉर द बोथ डोमिनियंस, दोनों देशों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जैसे इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मतलब उस टाइम पे वो 1946 में बनी थी, जिसका कि बाद में मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया, ज्वाइन करने के बाद फिर बाद में बायकॉट कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर जब पार्टीशन हो गया तो दोनों देशों की अलग अलग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई। ठीक, तो इस एक्ट में ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, ठीक है, तो जो दोनों देशों की अलग अलग संविधान सभाएं थी, ये कहा गया कि ये अपने अपने देशों के लिए कोई भी संविधान अडॉप्ट कर सकती हैं, कोई भी संविधान बना सकती हैं। ठीक है, और जो भी आज तक ब्रिटिश के लॉ रिपील बने हैं इन डोमिनियंस को गवर्न करने के लिए, वो किसी भी लॉ को रिपील कर सकती हैं, किसी भी लॉ को अडॉप्ट कर सकती हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसको भी रिपील कर सकती हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी दोनों डोमिनियन की, उनके पास एब्सोल्यूट पावर आ गई कानून बनाने की, संविधान बनाने की, इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है यही लेजिस्लेट भी करेगी जब तक कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता है। यानी कि अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, इसके पास डबल पावर थी, एक तो इसको कानून बनाना था, संविधान बनाना था, दूसरा गवर्न करना था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जब तक कि बन नहीं जाता है तब तक यही मंत्री थे, और इन्हीं को ही कानून भी बनाना था, यानी कि संविधान भी इन्हीं को ही बनाना था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसके पास ड्यूल रोल था, एक तो संविधान बनाने का और एक गवर्न करने का। ठीक है, इस एक्ट ने जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, उसको भी खत्म कर दिया। ठीक है, अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनके पास 3 ऑप्शन थे, प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन दिए गए। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी तो खत्म हो गई और इनको 3 ऑप्शन दिए गए। इनको कहा गया कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दो। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक, प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए,
ठीक, उनसे कहा गया या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दो। और जो लास्ट था वो ये था कि जो ब्रिटिश किंग थे अब उनके पास एम्परर ऑफ इंडिया ये टाइटल नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो अब फ्री हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो था ये यहां पर हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करते हैं इस लेसन को। अब जो हमारा अगला लेसन होगा वो होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कैसे। ठीक है, तो ये हम अब अगले लेक्चर से शुरुआत करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि टाइमली आपके पास सारे लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। और आपके मन में जो भी अभी अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा। और अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वो भी लिखिए, मैं उसको अनदर वीडियो में फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।